अब्दुल का पजामा भी टाइट कर दिया, कुणाल कामरा पे 3-3 मुकदमे भी लाद दिए, उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ भी कर दी, मस्जिदों के सामने डांस भी कर लिया, मस्जिद के गेट पे चढ़ के भगवा भी फहरा दिया, वहाँ जय श्री राम भी लिखाए, वक्फ कानून बनने पर मिठाइयों खा ली, मगर फिर भी एक दिन में 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। विश्व गुरु ने किसी को नहीं बख्शा, सबसे कह दिया कि अब सिलेंडर खरीदना तो 50 रुपया एक्स्ट्रा दे के जाना, और इतना ही नहीं, डीजल पेट्रोल पर भी 2 रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अब सवाल ये है कि हे विश्व गुरु, बेचारे नफरती चिंटू और क्या क्या करें, मुसलमानों से और कितनी नफरत करें और कितनी आग लगाएं कि आप महंगाई कम करेंगे। आज की इस पूरी कहानी पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कितने सारे मामले पहुंचे हैं और आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पर क्या कहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से याद आया, उत्तर प्रदेश के रामराज्य वाली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने गजब की लताड़ लगाई है। यूं कहिए कि रंगे हाथ पकड़ लिया है और कहा है कि सुधर जाओ वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अवमानना की कार्रवाई भी होगी और जुर्माना भी ठोक देंगे। कहानी बड़ी जबरदस्त है, ध्यान से सुनिएगा। उधर बिहार जाकर राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर फूट पड़े हैं, युवाओं को अपने साथ जोड़ा। इधर आरएसएस के प्रमुख वाराणसी पहुंचे तो कुंभ में स्नान नहीं करने के कारण उनका विरोध हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो गई और वाराणसी में जाकर मोहन भागवत गजब गजब की बात बोल रहे हैं। यकीन मानिए, सुनकर आपकी खोपड़ियां चकरा जाएगी। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुलकर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। सबसे पहले ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून के शासन की स्थिति को बयां किया है। एक लाइन में सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो कानून के शासन का पतन नजर आ रहा है। फिर से सुनिए, कानून के शासन का पतन इन उत्तर प्रदेश, इन राम राज्य। यानी जिस यूपी के मुख्यमंत्री घूम घूम के कानून के शासन का ढोल पीटते हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उस उत्तर प्रदेश में कानून के शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट इतनी तीखी आलोचना कर रहा है। और ये आलोचना हुई क्यों है जानते हैं? बुखार में पेट दर्द की दवा खिलाने पर, यानी बीमारी कुछ और है और दवा कुछ और देने पर। सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि यह पूरी तरह से कानून के शासन का उल्लंघन है। साथ ही साथ चेतावनी भी दे दिया है कि अगर ऐसे चलता रहा तो यूपी सरकार पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। यानी सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत, देश के सबसे बड़े राज्य की सरकार पर जुर्माना ठोकने की चेतावनी दे रही है। सिविल मामलों को जबरिया क्रिमिनल केस के रूप में बदलने को लेकर यूपी पुलिस का कच्चा चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट में खुल गया और सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से कान गर्म किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक धमकी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपी याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था और पाया गया कि मामला सिविल का था, जिन्हें क्रिमिनल में बदल दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह गलत है। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? हर दिन सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। यह ठीक नहीं है। यह कानून के शासन का पूरी तरह से विघटन है। इसके साथ ही पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी किया कि शरीफ अहमद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने तो चेतावनी देते हुए साफ साफ कह दिया कि जांच अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूं और सरकार इन चीजों पर लगाम लगाए वरना जुर्माना ठोक दिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में कानून के शासन का क्या हाल है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत में बैठे सबसे बड़े जज ऐसी टिप्पणी करने पर मजबूर है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात हो ही रही है तो पूरी कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ कानून बना दिया है, पुराने नियमों में संशोधन कर दिया है। इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब तक कम से कम 7 याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। हाल ही में तमिलनाडु वाली DMK ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दिया है। जमीयत उलमाए हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के समक्ष ये मामला उठाया और तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि हम इस संशोधन अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं। कपिल सिब्बल को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं दोपहर में उल्लेख पत्र
पत्र को देखूंगा और निर्णय लूंगा। हम इस मामले को सूचीबद्ध करेंगे, यानी इस पर सुनवाई कब करनी है ये बताएंगे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी और निजाम पाशा भी पेश हुए। यानी वक्फ संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की शुरुआत कांग्रेस सांसद ने की। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अब DMK भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। देखना यह है कि इस मामले में कब तक सुनवाई होती है और कोर्ट का रवैया कैसा रहता है, टाल मटोल का या फिर तत्काल प्रभाव से राहत देने का। अच्छा, अदालत में इस कानून पर तत्काल रोक लगाने के लिए क्या करना होगा? क्या संसद से पास हुए कानून पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है? इन सारे पहलुओं पर हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया है और इस वीडियो में हमने ये भी बात किया है कि आखिर भारत की राष्ट्रपति ने देश के मुसलमानों को मुलाकात का समय क्यों नहीं दिया। जरूर देखिएगा। मगर फिलहाल एक बात की टेंशन हो गई है कि बेचारे अंधभक्त 11 साल से मुसलमानों के खिलाफ नफरत में डूबे जा रहे हैं, रोज रोज अपना खून चला रहे हैं। अब्दुल की चूड़ी टाइट होते हुए देखकर इतने खुश होते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, झूठ झपाट सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर फिर भी उनके भगवान उन्हें तनिक भी छूट देने के मूड में नहीं है। देखिए ना, घरेलू सिलेंडर का दाम 50 रुपया फिर से बढ़ा दिया। अब सवाल यह है कि क्या अंधभक्तों को भी ये 50 रुपया जो बढ़ा है वो देना पड़ेगा? छूट नहीं मिलेगी क्या? अरे भाई, इतना नफरत फैलाए हैं, देश में इतनी आग लगाए हैं, दिन रात मुसलमानों को गरियाते हैं, कुछ तो छूट दीजिए। वैसे अंधभक्तों के पास पैसे की कमी थोड़ी ना है, वो तो कहते ही हैं कि डीजल पेट्रोल 500 रुपया लीटर हो जाएगा तब वो खरीद लेंगे। तो जब डीजल पेट्रोल 500 रुपया लीटर खरीद सकते हैं तो सिलेंडर भी 5000 का तो खरीद ही सकते हैं। इसलिए मैं भक्तों के भगवान से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि क्या रोज रोज 50 रुपया 100 रुपया बढ़ाते हैं, इकट्ठे 5000 ठेल दीजिए। हाँ, लेकिन ये 5000 खाली भक्तों के लिए होना चाहिए, आम आदमी के लिए नहीं। वैसे भी भारत का आम आदमी तो 80 करोड़ की संख्या में 5 किलो राशन के भरोसे जिंदा है। ज्यादातर लोग तो महीने का 5,000 कमा नहीं पाते होंगे, सिलेंडर कहाँ से भरवाएंगे? तभी तो वापस लकड़ी पे आ गए। उज्ज्वला सिलेंडर खड़े खड़े धूल फांक रहा है। अच्छा, शेयर बाजार जब चढ़ रहा था, कुछ लोगों की जेब में जब पैसे आ रहे थे तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया, पूरी सत्ता और तमाम अंधभक्त जय जयकार लगा रहे थे। आप देखिए, आज बाजार खुला तो भूचाल आ गया, 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मंदी के खतरे की आशंका से त्राहिमाम हो गया। सोमवार को ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। ये इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है जिसने निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डुबा दिए। वैसे याद करिए, पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी से लेकर उनके तमाम मंत्रियों ने इस देश की जनता से और दुनिया भर की जनता से झूठ बोला कि जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे बाजार एकदम छप्पर फाड़ देगा। लेकिन जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, बाजार बैठ गया और ऐसा बैठा कि 30 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अब सोचिए, इसमें किसने फ्रॉड किया, किसको लाभ मिला होगा? अभी जो गिरावट हुई है इसके लिए कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसके कारण हुआ होगा। अनुमान ये भी है कि इस साल के अंत तक अमेरिका में मंदी आ सकती है और आप तो जनवाई करते हैं कि अमेरिका में मंदी आएगी तो सब पर असर होगा, लगेगी आग हुआं तो सबके घर से उठेगा धुआं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। पिछली बार यानी साल 2007-8 में जब दुनिया मंदी का शिकार हुई थी, कोविड से पहले तेल और खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थी अमेरिका में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ढह गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी संकट आ गया, तो भारत पर इसका बहुत असर नहीं हुआ। जानते हैं काहे? क्योंकि उस वक्त हमारे पास डॉक्टर साहब थे और उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में डिमांड को मेंटेन रखा। खास तौर से गरीबों की डिमांड चलती रही तो मंदी का असर कम होता है। साल 2007-8 के वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कितने बड़े अर्थशास्त्री थे ये बताने की जरूरत तो है नहीं। उनकी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड को बनाए रखा। सरकार ने लोन माफ कर दिया, ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम शुरू कर दी, मिड डे मील स्कीम शुरू कर दी। चीजों के दाम नहीं बढ़े और हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए रूरल इकोनॉमी में लगा दिए ताकि गरीबों के हाथ में पैसा रहे। ये डॉक्टर साहब का ही ज्ञान है जो राहुल गांधी बार बार गरीब के हाथ में पैसा देने की बात करते हैं, उन्हीं से सीखें। और कहते भी हैं कि मनमोहन सिंह जी ने मुझे बताया था कि जब देश में गरीबों के हाथ में पैसा होगा, डिमांड बनी रहेगी तो बाजार ठीक रहेगा। उस वक्त हुआ यह था कि दूसरे देशों की जीडीपी में गिरावट आई, हमारे यहाँ भी आई, लेकिन वो माइनस में नहीं गई थी, 4% के आसपास थी हमारी ग्रोथ। कारण क्या था? क्योंकि हमने ग्रामीण एरिया में अपनी डिमांड को बनाए रखा, गरीब तबके में डिमांड चलती रही। अब सवाल यह है कि अभी की स्थिति क्या है। हाल ही में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया था जिसमें बताया गया कि भारत में 100 करोड़ लोगों के पास
खर्चा करने के लिए कुछ है ये नहीं है, यानी कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते, इतनी औकात में नहीं रह गए। वो लोग किसी तरह से खाली पेट पाल रहे हैं, जिंदा हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर आसमान छू रहा है। आम आदमी का हाल कैसा है ये हम और आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, किसी रिपोर्ट की जरूरत क्या है। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्थितियों को संभाला, क्या वर्तमान प्रधानमंत्री भी संभाल पाएंगे, या फिर समस्या आते ही अंबानी के बेटवा का जंगल घूमने चले जाएंगे, आंख मूंद लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि डूबती अर्थव्यवस्था को छोड़कर, जनता को संकट में छोड़कर समंदर में डुबकी लगाने चले जाएंगे। बाकी वित्त मंत्री जी से क्या उम्मीद की जाए, वो तो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, क्योंकि रुपया कमजोर नहीं होता, डॉलरवा मजबूत होता है। वैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि वर मरे चाहे कन्या और दक्षिणा से काम है। आज के सत्ताधीशों का भी यही हाल है। समाज डूबे चाहे अर्थव्यवस्था, कुर्सी से काम है। समाज में भी आग लगा दो, अर्थव्यवस्था का भी भट्टा बैठा दो, कुर्सी बनी रहनी चाहिए। बिहार में जाकर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि इन लोगों ने देश के गरीब आदिवासी को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रख दिया है। महात्मा गांधी जी ने माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखा था, लगता है मोदी जी शायद माय एक्सपेरिमेंट्स विद लाइज लिखेंगे, यानी गांधी जी ने अपना अनुभव लिखा कि सच के साथ मेरा परीक्षण, और नरेंद्र मोदी लिखेंगे झूठ के साथ मेरा परीक्षण। वैसे बात तो सही है, सोचेबल है। आखिर हुजूर और क्या लिखेंगे, जो आता है वही तो आदमी लिखता है। अब दूसरे से लिखवा लें तो अलग बात है, किसी और से लिखवा के उस पर साइन कर दें तो बात दूसरी है। लेकिन जिसके सर से लेकर पांव तक झूठ है, झूठ भरा हो, वो किस चीज में एक्सपेरिमेंट करता होगा और क्या लिखेगा, आप खुद ही जानते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के कारण शेयर बाजार की धज्जियां उड़ गई हैं। आरएसएस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के संविधान में सावरकर की सोच नहीं है, बल्कि उसमें महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अंबेडकर जैसे लोगों की सोच है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने बेगूसराय में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया। कन्हैया कुमार के साथ 1 किलोमीटर पैदल चले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी मेरी जरूरत होगी पूरे देश में कोने कोने में मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार जो कर रही है उससे अडानी अंबानी को फायदा हो रहा है। हम आएंगे तो आपके लिए काम करेंगे। राहुल ने कहा कि देश में अगर आप दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से हैं, महिला हैं, तो फिर आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं, यानी दूसरे नंबर के नागरिक हैं। और ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, पढ़ लिख कर बोल रहा हूं। तेलंगाना में हमने जातीय जनगणना करवाई है, उसका पूरा डेटा हमारे पास है। इसी से हम आपको आपका हक दिलवा सकते हैं। आरएसएस वाले मोहन भागवत कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि अगर चोट लगती है तो डॉक्टर कहता है कि एक्सरे करो, एक्सरे करो, इससे कुछ नुकसान नहीं होता। वही एक्सरे हम करने जा रहे हैं। एक्सरे से फायदा क्या है कि पता चल जाएगा कि गड़बड़ी क्या है। वैसे इशारों में मोहन भागवत ने आज भी वाराणसी में यही बात कही कि जातियों में नहीं बंटना है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप मजदूरों की लिस्ट निकालोगे, घर में काम करने वालों की लिस्ट निकालोगे, तो 90% दलित, आदिवासी, गरीब मिलेंगे। तेलंगाना का पूरा डेटा हमारे हाथ में है, जो कि मोदी जी आपको देना नहीं चाहते। इन लोगों ने 50% आरक्षण की दीवार बना रखी है, जो कि फर्जी है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप इस दीवार को नहीं तोड़ेंगे तो हम इस दीवार को तोड़ देंगे। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को पकड़ रखा है। अडानी अंबानी ने कब्जा कर रखा है। जीएसटी जनता भरती है, यानी टैक्स जनता भरती है, और कर्ज सेठों का माफ होता है। पूरा सिस्टम सेठों के कब्जे में है, इसलिए जनता सांस नहीं ले पा रही है। दलितों, पिछड़ों को बैंक लोन नहीं देता है। जहां उसको ट्रेनिंग की जरूरत है वहां सवर्ण लोग बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने दलितों, पिछड़ों को अपनी पार्टी में उनका हक दिया है। पहले हमारे जिला अध्यक्षों की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे, लेकिन अब हमने 2/3 दलित गरीबों को शामिल किया है। पार्टी में हमने सबको हक देने का फैसला किया है। बिहार में भी कह दिया है कि गरीब लोगों को प्रतिनिधित्व देना है, उनके बीच रहकर काम करें, दलितों को राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी गलतियों को भी स्वीकार लिया। वैसे राहुल गांधी शायद आज के भारत में इकलौते ऐसे लीडर हैं जो अपनी गलती स्वीकार लेते हैं, वो भी पब्लिक के बीच में। बाकी तो लोग एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर पिछले वक्त में हमें जिस गति से काम करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अब गरीब जातियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उधर वाराणसी में आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही यूथ कांग्रेस के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर हो गई। 5 नेताओं को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार सिगरा थाने में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनुपम राय, अनिरुद्ध सिंह
सिंह तथा एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये लोग विरोध कर रहे थे कि मोहन भागवत जैसे लोग हिंदुत्व का संरक्षक बनने की बात कहते हैं और महाकुंभ में स्नान करने गए ही नहीं। यूथ कांग्रेस के लोग मोहन भागवत को महाकुंभ का जल अर्पित करना चाहते थे कि आप वहां तो नहीं गए नहाने, चलिए हम जल दे रहे हैं, यहीं छिड़क लीजिए। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि वाराणसी में मोहन भागवत गजब गजब की बात कह रहे थे। कहने लगे कि औरंगजेब को न मानने वालों का संघ में स्वागत है। आगे कहते हैं कि समाज को जातियों में बंटने से रोकना है। अब लोग कह रहे हैं कि इशारों में मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मंदिर, श्मशान, कुआं जैसे विवादों में नहीं उलझना है। विश्व, देश, समाज को एक परिवार मानना चाहिए। अब सवाल यह है कि विश्व को परिवार मानने की बात कहने वाले अपने ही देश के अल्पसंख्यकों को तो अपना मान नहीं पा रहे। उनके खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा चल रहा है, सड़क से लेकर संसद तक। फिर ज्ञान किसको ठेला जा रहा है? इनका कहना है कि मंदिर, श्मशान जैसे मुद्दों पर विवादों में नहीं उलझना चाहिए। तो ये ज्ञान किसको दे रहे हैं आप ही के तो लोग सत्ता में बैठे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नागपुर गए थे, बैठा के समझा देते उनको कि देखिए कपड़ों से पहचानना बंद करिए, घुसपैठिया बुलाना बंद करिए, अपने भक्तों को रोकिए, हिंदू त्योहारों को बदनाम करना बंद करिए। खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी संघ से अलग विचारधारा नहीं रखती और बीजेपी पूरे देश में किस तरीके से नफरत फैला रही है ये देख ही लीजिए, ये तो आपको पता है। यहीं पर उन्होंने कहा कि 2027 से पहले बीजेपी और संघ एक है, ये मैसेज दे देना है। बाकी अब आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में अब किस चीज़ की तैयारी हो रही है। एक बात और ध्यान देने वाली है, भारत निर्माण करने वाले हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही चेता दिया था, कह दिया था कि आरएसएस के लोग अगर कहें कि पूरब जा रहे हैं तो आप उन्हें बाकी 3 दिशाओं में ढूंढ लीजिए, वो पूरब में नहीं मिलेंगे। यानी इनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप लोग सिलेंडर के बढ़े हुए दाम और बाजार में डूबे हुए 19 लाख करोड़ रुपए की खुशी मनाइए, ज्यादा से ज्यादा मिठाई खाइए, टेंशन नहीं लेने का। राष्ट्र हित में महंगाई बढ़ना जरूरी है। भविष्य में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बिना आपके सहयोग के हम विश्वगुरु थोड़ी न बन पाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।